सब लोग देख रहे हैं डीकेटी की सीरीज़ जिसका नाम है चेंज मेकर्स। मैं आपको एक केस स्टडी का आज जिक्र करूंगा जिसका आप यूज़ साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल इंक्लूजन, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। नोएडा पुलिस ने और हमारी टीम ने एक बहुत ही बड़े केस का खुलासा किया। इसको बाद में मीडिया में जीएसटी स्कैम के नाम से जाना जाता है। जनरली हम लोग समझते हैं कि पुलिस वालों का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर देखना या इन्वेस्टिगेशन देखना या क्राइम या इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मैटर्स को देखना होता है। जब मैं एएसपी के पद पर कार्यरत था तो अपने एसपी सर के साथ मिलकर हम लोगों ने एक लाइब्रेरी बनाई। पुलिस का काम एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ साथ एक चेंज मेकर का भी होता है। सिलेक्शन के बाद जब आप ऑफिसर बने तो भी एक चीज़ को केवल एक पर्सपेक्टिव से ना सोचें, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचें। तो क्या यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपकी रातों की नींद खराब कर रही है? कहीं आप उनमें से तो नहीं जिनका पिछली बारी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था? घबराने की बात नहीं है। स्लीपी क्लासेस आपकी इस मुश्किल को आसान करने वाला है। हम लेके आए हैं संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ऑन पॉपुलर डिमांड। दोस्तों, चाहे वो स्टैटिक नॉलेज है या चाहे वो करंट अफेयर्स है, दोनों ही चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली इस क्रैश कोर्स के प्रोग्राम में कवर किया जाएगा, जहां पे डेली लाइव लेक्चर्स रहने वाले हैं। और तो और, अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही स्लीपी क्लासेस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और अगर आपके उसके बावजूद कुछ स्ट्रेटेजिक डाउट्स हैं, कुछ अनकन्वेंशनल डाउट्स हैं, आपको फियर है, एंजाइटी है रिलेटेड टू प्रीलिम्स, तो हम एक प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम भी लेके आए हैं। दोस्तों, आइए इस सफर को मुमकिन बनाते हैं और प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शक्ति अवस्थी है। मैं 2019 बैच का आईपीएस हूँ और इस समय नोएडा में एडिशनल डीसीपी नोएडा जोन के पद पर कार्यरत हूँ। आप सब लोग देख रहे हैं डीकेटी की सीरीज़ जिसका नाम है चेंज मेकर्स। जैसा आप सब लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और आप सबको केस स्टडीज़ अपने आंसर्स में रखनी होती हैं और उनको अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए केस स्टडी लेनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको एक केस स्टडी का आज जिक्र करूँगा जिसका आप यूज़ साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल इंक्लूजन, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। रिसेंटली नोएडा पुलिस ने और हमारी टीम ने एक बहुत ही बड़े केस का खुलासा किया। इसको बाद में मीडिया में जीएसटी स्कैम के नाम से जाना जाता है और इसमें करीब 15,000 करोड़ प्लस की फेक रेसिप्ट्स उन 3,000 कुछ कंपनियों से मिली जो हम लोगों ने अनर्थ करी थी। हमारे सामने जब ये फ्रॉड आया, क्योंकि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ तो हमारा काम एग्जैक्टली जीएसटी के ग्लिचेस या जीएसटी फ्रॉड पकड़ना का नहीं होता है। जनरली हम लोग आईपीसी सीआरपीसी डील करते हैं, बट बिकॉज मैं पहले एक आईआरएस अफसर भी रहा हूँ, इसलिए मल्टीपल एक्सपोजर होने की वजह से ये एक फ़ायदा रहा कि जिस चीज़ को लोग आइडेंटिटी फ्रॉड समझकर केवल एक आइडेंटिटी फ्रॉड रह जाता, जब उसको पूरी तरह समझा गया तो वो एक बहुत ही बड़ा नेशनल इंटरनेशनल लेवल का फ्रॉड निकला। इसलिए मेरी सबसे पहले आपको एडवाइस ये रहेगी कि हमेशा चीज़ों को सोचें तो मल्टीपल डायमेंशंस में सोचें, चाहे वो आपका यूपीएससी का आंसर हो या फिर आप सिलेक्शन के बाद जब आप ऑफिसर बने तो भी एक चीज़ को केवल एक पर्सपेक्टिव से ना सोचें, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचें। तो आप पाएंगे कि हर चीज़ में बहुत सारी लेयर्स होती हैं और तभी भी एक चीज़ को आप गहराई से जान पाएंगे। जब हमारे सामने ये आया तो एक सज्जन आए जिन्होंने बताया कि उनके पैन कार्ड पर कंपनियां बनी हुई हैं और वो कंपनियां उन्होंने खुद नहीं बनाई हैं। तो हमें लगा कि शायद किसी ने उनका पैन कार्ड या आधार कार्ड मिसयूज़ करके इस फ्रॉड को किया है। हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और हमने अपनी टीमों को अलग अलग जगहों पर भेजा। एक टीम को लुधियाना भेजा, एक टीम को सोलापुर भेजा और हमने पाया कि ये केवल पैन और आधार का मिसयूज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि वो पूरी कंपनियाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उन जो स्थान था जहाँ पे वो कंपनियों ने अपनी लोकेशन दिखाई थी वहाँ पर कोई और ही कंपनियाँ थी। हमने उस जगह के मकान मालिक से बात भी करी, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम लोगों ने अपना डिजिटल सर्विलेंस और डिजिटल फॉरेंसिक्स यूज़ करके काफ़ी सारा CDR का डेटा, IPDR का डेटा, कई सारे फ़ोन नंबर्स के डेटा को एनालाइज करके और अलग अलग तरह के इनपुट और मैनुअल और इनपुट और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है उन सब के माध्यम से हम लोगों ने जो एक पूरा गैंग था जो दिल्ली में ऑपरेट कर रहा था
और वो उसका काम ही ये था कि वो रोज़ कम से कम 10 से 15 फर्जी कंपनियां बनाता था और उसके बाद उन कंपनियों के नाम पर फर्जी इन्वॉइसेस कटते थे और उनसे बाद में जीएसटी का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाता था। ये इनका मुख्य मॉडस ऑपरेंडी था। और क्योंकि हमें जो डेटाबेस मिला वो करीब करीब 3000 कंपनियों का था और ये कुछ उन बिजनेसमैन को बेनिफिट कराने के लिए पूरा खेल हो रहा था जो जीएसटी आईटीसी लेकर, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, उसको लेकर अपने पास रखते थे और जो मिडिलमैन थे जो कंपनी बना रहे थे या जो लोग फेक बिल बनवा रहे थे उनको पेमेंट करते थे और अपना टैक्स छुपाते थे और सरकार को टैक्स की चपत लगवाते थे। तो ये इसके बाद में जब हम लोगों ने इसका डेटा जीएसटी विभाग को भी दिया तो उन्होंने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को इसमें केस में अरेस्ट किया है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जैसे जैसे कंपनियों का एनालिसिस चल रहा है इसमें और चीज़ें खुलती जा रही हैं। तो आप लोगों को बताते हुए बहुत इस बात में खुशी होती है कि हम लोगों ने नोएडा पुलिस की तरफ से सरकार का 4000 करोड़ का जो आईटीसी को हमने सफलतापूर्वक फ्रीज कराया और इससे सरकार के 4000 करोड़ रुपये बचे। इसके अलावा जो 3000 कंपनियों का डेटा था उससे काफ़ी चीज़ें पता लगी। उससे उन बिजनेसमैन का पता लगा जो लोग आईटीसी क्लेम करके अपनी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी को सेट ऑफ करते थे ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। तो एक तरीके से वो सरकार को हर साल हज़ारों करोड़ रुपए का चूना लगाते थे। इसमें हम लोग को कई सारे चैलेंजेस भी सामने आए क्योंकि ये फ्रॉड नोएडा में नहीं हो रहा था, पर क्योंकि विक्टिम नोएडा के थे तो हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। ये फ्रॉड मुख्यतः दिल्ली में हो रहा था और जो कंपनियाँ बनी, हमारे पास जो करीब 3000 कंपनियाँ आई, वो कंपनियाँ ऑल ओवर इंडिया थी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य थे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसा कोई भी राज्य, ऐसी कोई भी सिटी नहीं थी जहाँ की हमें फर्जी कंपनी नहीं मिली थी। हमें सभी जगह की फेक कंपनीज मिली थी। करीब करीब 15,000 करोड़ से ज़्यादा के फर्जी बिल मिले थे और उन बिल्स को वेरीफाई करना हम लोगों ने अभी 2600 में करीब करीब 1100 कंपनियां वेरीफाई कर ली हैं जो पूरी तरह फ़र्ज़ी हैं। धीमे धीमे ये सारी ही कंपनियां वेरीफाई हो रही हैं और हम पा रहे हैं कि सारी कंपनियां फ़र्ज़ी हैं। इसमें जो चार्जशीट लगी है करीब करीब एज ऑफ नाउ वो करीब 26,000 पन्नों की है, जो कि खुद में एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे जैसे केस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा ये चार्जशीट और लंबी होती चली जाएगी। अगला जो चैलेंज हमारे सामने आया वो था मल्टीपल डिपार्टमेंट्स से इंफॉर्मेशन शेयर करना और उसके बाद सब लोगों से हमें इंफॉर्मेशन गैदर भी करनी थी और शेयर भी करनी थी। तो इससे हमारे लिए लर्निंग भी बहुत अच्छी हुई क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक अपना मैंडेट होता है और क्योंकि ये जो पूरा इतना बड़ा फ्रॉड था तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एंगल था। तो हम लोगों ने SFIU, FIU, IB, RNAW इन सभी एजेंसीज से कोलैबोरेट किया। यूपी की जो एजेंसीज हैं खास करके STF, GST विभाग, इनकम टैक्स और पुलिस खुद भी, इन सभी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के बाद इस स्कैम में सभी पहलुओं से जांच हुई और उसके बाद हम लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये फ्रॉड जितना बड़ा हम लोग शुरू में समझ रहे थे उससे ये बहुत ही बड़ा था। इसमें अभी हम लोगों द्वारा करीब करीब 22 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसने करीब करीब 20 से 25 लोग अभी अरेस्ट होने और बचे हैं, जिन लोगों के खिलाफ कई सारे वारंट जारी हो चुके हैं और भी कई सारी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। इनामी भी घोषित हो चुके हैं और जल्दी ही कई एजेंसीज उनके पीछे लगी हैं और जल्दी ही उनकी अरेस्टिंग भी सुनिश्चित करी जाएगी। और जो इस चीज़ में चैलेंजेस आए वो अवेयरनेस के आए। इसमें हम लोगों ने ये पाया कि जैसे ये चीज़ सामने आई और बहुत सारे लोग आए हमारे सामने जिनको सूचना मिली कि उनका पैन कार्ड भी कॉम्प्रोमाइज़ था। 2600 कंपनियों में करीब करीब 1200-1300 पैन थे जो कॉम्प्रोमाइज़ थे, जिनका हमारे पास ही डेटा था। तो उन सभी लोगों को सूचना दी गई। फिर वो सब लोग हमारे केस के इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी बने जिनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ था। और इसके बाद सबसे ज़रूरी ये चीज़ पता लगी कि किस तरीके से जो डिजिटल प्राइवेसी और जो डेटा जिस तरह लीक होता है वो किस तरह हमको और आपको इफेक्ट करता है। इन लोगों के पास जो डेटा था करीब करीब 7.5 लाख के आसपास का पैन का डेटा था और ये उस सारे ही डेटा को यूज़ करके कंपनीज बनाते थे। तो किस तरीके से हमारा आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना जो सेंसिटिव डेटा है उसको किसी भी ऐसी एजेंसी को ना दें, किसी ऐसी वेबसाइट को ना दें जो उसको बाद में सेल कर दे। इन लोगों ने ये सब डेटा OLX पे डेटा प्रोवाइडर्स का नाम डालकर इन्होंने डेटा उठाया था। इसके अलावा हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपना चेक करते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पैन पे कोई फर्जी कंपनी बनी है या हमारे आधार पे कोई फ़ोन नंबर लिंक है या हमारे आधार पे कोई कंपनी लिंक है। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप, और सब चीज़ सरकार ने आजकल ऑनलाइन रखी हुई है, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो चेक कर सकता है कि उसके पैन पर कोई कंपनी तो नहीं चल रही है या उस पर कोई रिटर्न तो फाइल नहीं हो रहा है।
आजकल वो सारी सुविधाएं दी हैं, तो हम लोगों ने इस पे लोगों को अवेयर किया, और जब हमने अवेयर किया तो हमारे पास जितने भी विक्टिम्स थे उन सबके कॉल्स मैसेज आने शुरू हो गए कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। वो हमारे बाद में हमारी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने काफ़ी हेल्प भी करी, और वो हमारे केस को मजबूत करने के लिए इंडिपेंडेंट विटनेस भी बने। आप अपने पैन कार्ड के ऊपर कौन सी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, इसको आप GST की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके आधार पर कहीं फ़ोन नंबर तो कोई लिंक नहीं है। इस केस में एक और चीज़ हमने पकड़ी, वो ये पकड़ी कि हमारे पास हमें कुछ सिम डीलर्स मिले जो एक्टिवेटेड सिम बेचते थे। एक्टिवेटेड सिम का मतलब होता है ऐसे सिम बेचना जो किसी और के नाम पर है पर यूज़ कोई और कर रहा है। तो इसके लिए अक्सर आप देखेंगे जब सिम लेने जाते हैं तो कई बार जो शॉपकीपर्स होते हैं वो एक बार आपकी फ़िंगर जब स्कैन करवाते हैं वो बोलते हैं कि आपकी फ़िंगर ढंग से स्कैन नहीं हुई है, फिर से करिए। बट रियलिटी में क्या करते हैं वो कि उस समय आप फर्स्ट टाइम अपनी फ़िंगर स्कैन करते हैं तो आपके नाम पे वो एक सिम निकलवा लेते हैं, और अगली बार जब स्कैन कराते हैं तो जो सिम नई आइडेंटिटी का आता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद से एक्स्ट्रा सिम आ जाता है और उस सिम को वो लोग बाद में सेल करते हैं। तो हमने इस फ्रॉड में ये भी पाया कि इस तरह के एक्टिवेटेड सिम बिक रहे थे। 80 के आसपास कई सिम्स हमको मिले जो इन सारी कंपनियों के यूज़ में आ रहे थे, और इसलिए ऐसे ये सब जब लोग किसी और के नाम पे सिम खरीदते हैं तो एक्चुअल जो उस सिम को यूज़ कर रहा है उसका पता लग पाना मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर ये एक्टिवेटेड सिम बेचे जाते हैं, इसलिए ये भी आप लोग अवेयरनेस के लिए ध्यान रखें कि कभी भी आप सिम कार्ड लेने जाएँ तो 2 बार स्कैन ना करें, और अगर करना पड़ रहा है किसी वजह तो आप चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं कि आपके पिछले वाले डेटा से कोई ऑलरेडी सिम कार्ड इशू हो चुका है। एक मेरी अगली एडवाइस आपको ये होगी कि कई बार लोन एप्लीकेशंस के नाम पर या फिर क्रेडिट कार्ड इशू कराने के नाम पर या अपना सिबिल स्कोर चेक करने के नाम पर लोग बहुत ही इजीली अपना पैन कार्ड का पूरा डेटा दे देते हैं। पैन कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ भी है, और एक आपकी फाइनेंशियल आईडी कार्ड है वो, जो हर आदमी का यूनिक होता है और वो बहुत ही सेंसिटिव भी होता है। इसलिए कभी भी इजीली अपने पैन कार्ड के डेटा को या आधार कार्ड के डेटा को जल्दी प्रोवाइड ना करें, क्योंकि वो आपके लिए ऊपर डायरेक्टली फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लगा देता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आए इस GST स्कैम को एक्सपोज करने के बाद, जिसमें लोगों ने बताया कि उनके ऊपर इन फर्जी कंपनियों से इनकम टैक्स भी जनरेट हो गया था, और उसके उनको करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स भी एक्रू हो गया। उन लोगों को ये चीज़ बाद में पता लगी कि उनके ऊपर इन फर्जी कंपनियों से जो उन्होंने कभी बनाई ही नहीं, उन कंपनी के प्रॉफिट के नाम पर काफ़ी सारा इनकम टैक्स भी जनरेट हो गया था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको ज़रूर चेक में रखें लगातार। तो इसमें आप कुछ चीज़ों का ध्यान ये रख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो आइडेंटिटी फ्रॉड हमने इनिशियली समझा, ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड अलग अलग एंगल से निकला, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो आधार हो, और किस तरीके से अलग अलग एजेंसीज़ ने के साथ काम करके इसमें बहुत सारी लर्निंग भी हुई और बहुत सारे अलग अलग एंगल्स पे काम भी हुआ। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि एक मेरा IRS के टाइम पे इंफॉर्मेशन भी थी किस तरीके से फाइनेंशियल चीज़ें काम करती हैं, और जब मैं तैयारी करा था उस दौरान GST आया था, तो एक इन्फॉर्मेशन भी अच्छी थी कि हाउ GST का पूरा जो सेटअप है वो काम कैसे करता है। तो उस इन्फॉर्मेशन से जो मैंने तैयारी के टाइम मुझे मिली, और उसके बाद IRS के दिनों के समय पर जिस तरीके से टैक्सेशन समझा मैंने, वो कहीं ना कहीं हेल्प किया इस चीज़ को समझने में कि ये केवल आइडेंटिटी फ्रॉड नहीं है, एक सिस्टमिक लेवल का फ्रॉड है। जब ये फ्रॉड एक्सपोज हुआ उसके कुछ दिन बाद एक न्यूज़ भी आई कि GST काउंसिल ने जितने भी GST केसेस हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग के में भी चेक करने के लिए आदेश किया। तो जब आपके एक छोटे से काम से अगर GST काउंसिल के लेवल पर चेंजेस होते हैं तो एक अच्छा जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। और मेरी आप सभी एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस है कि जब भी आप लोग आज भी और जब आप सेलेक्ट हो उसके बाद भी चीज़ों को मल्टीपल एंगल से देखें, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी लेयर्स निकल के आएंगी जो आपको किसी भी इशू की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी रहेंगी। आप लोग UPSC एस्पिरेंट्स हैं और आप लोग अपने आंसर्स में और essay के पेपर्स में काफ़ी सारी केस स्टडी रखते हैं, तो एक आप लोगों के सामने केस स्टडी रखना चाहूँगा जो आप लोगों को भविष्य में काम आ सकती है। इसके पहले मैं ASP आजमगढ़ था। आजमगढ़ एक पूर्वांचल का ज़िला है यूपी में, और यूपी के पिछड़े ज़िलों में माना जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इलिटरेसी भी है, और यूपी के उन ज़िलों में माना जाता है जो काफ़ी पहले क्राइम से प्रभावित भी रहे हैं। कई सारे माफिया डॉन्स वहाँ से निकले हैं, और वहाँ पर इसलिए वो जो शहर है वो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पर जब मैं ASP के पद पर कार्यरत था तो अपने SP सर के साथ मिलकर हम लोगों ने एक लाइब्रेरी बनाई।
क्योंकि आजमगढ़ का जो ज़्यादातर नाम है वो माफियाओं और डॉन के साथ ज़्यादा जुड़ता हुआ आया है, तो वहाँ पर जब हमने लाइब्रेरी बनाई तो उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ पर हम लोगों ने करीब करीब 100 लोगों के बैठने की लाइब्रेरी बनाई जो 24 आवर्स ओपन रहती थी, और उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़, सारी रीसेंट बुक्स, हम लोगों ने बुक ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेट करके भी वहाँ पे नई नई बुक्स लाते हैं, और इस समय वो ओवर कैपेसिटी वहाँ पे हो चुकी है। जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके करीब 150% इस समय उसका एनरोलमेंट है, और बहुत ही सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा। जनरली हम लोग समझते हैं कि पुलिस वालों का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर देखना या इन्वेस्टिगेशन देखना या क्राइम या इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मैटर्स को देखना होता है, पर ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस का काम एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ साथ एक चेंज मेकर का भी होता है, और वो चेंज मेकर एजुकेशन के माध्यम से भी लाया जा सकता है। एक सिंबॉलिक मूव रहता है स्पेशली आजमगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में कि वहाँ पर एक हमने लाइब्रेरी बनाई। उस तरह की लाइब्रेरी पूरे आजमगढ़ में थी भी नहीं, और इसमें कई सारे हमारे सामने चैलेंजेस भी आए। चैलेंजेस फंड्स के चैलेंजेस थे, अच्छी सुविधाएं देने के चैलेंजेस थे, और लोगों को जागरूक करने के चैलेंजेस थे कि कितना ज़रूरी है आपके लिए एजुकेशन। तो पहले हमने सोचा था कि क्यों ना अपने क्योंकि पुलिस वालों के घर में भी बहुत ही छोटे से घर होते हैं और वहाँ पर कई बार पढ़ने का माहौल नहीं हो पाता, तो पुलिस वालों के लिए रखी जाए। बाद में उसे एक्सपेंड करके हमने पूरे ही आजमगढ़ के सभी बच्चों के लिए उसको बाद में ओपन किया गया। लोगों को जागरूक करने के चैलेंजेस आए कि आपके लिए लाइब्रेरी ज़रूरी क्यों है, क्यों आपके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर ज़रूरी है जिसमें आप अपना केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें और किसी चीज़ पर ध्यान ना दें, और उसके बाद एनरोलमेंट में, फिर बच्चों के एडमिशन कराने में, और सबसे ज़्यादा उनको रिटेन करने में चैलेंजेस आए। हम लोगों ने इसकी फ़ीस बिल्कुल ही नॉमिनल रखी, और अभी भी इस समय वो सेल्फ सस्टेनिंग है और बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी कैपेसिटी से ऊपर ही काम कर रही है। इसमें फ़ंड्स के लिए हम लोगों ने पहले ये हमारे जो कुछ बैरक्स होते हैं, आरटीसी की बैरक्स, तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो यूज़ नहीं हो रही थी, बट इसकी लोकेशन ऐसी थी कि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हमारे कांस्टेबल्स होते हैं आरटीसी, उनके जो हॉस्टल्स थे उनके पास में थी। तो हमें लगा ये एक अच्छी सेंट्रलाइज्ड प्लेस है जहाँ पर और ग्राउंड फ्लोर पे प्लेस थी, तो हमने पहले जगह को डिसाइड किया। इसके बाद फंड्स का इशू था, क्योंकि किसी भी चीज़ को सेटअप करने में और उसको जब आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो बहुत सारे कैबिन्स बने हुए हैं। तो जैसे क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी समय दिल्ली में रहा और राजेंद्र नगर में रह के मैंने तैयारी करी, तो उस समय लाइब्रेरीज़ का प्रचलन वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, और जिस तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी बिल्कुल उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में, उसी कैबिन के फॉर्म में हम लोगों ने लाइब्रेरी बनाई। तो उसके लिए वुड के कैबिन्स बने, अच्छे कंप्यूटर्स रखे गए, इंटरनेट की फैसिलिटी रखी गई, बहुत सारी बुक्स खरीदी गई, रेगुलर न्यूज़पेपर्स आए और टैबलेट्स रखे गए, अच्छी चेयर्स रखी गई ताकि बच्चों को एटमॉस्फेयर अच्छा मिल पाए पढ़ाई करने का, एसी लगाए गए। तो उसके लिए हम लोग को फ़ंड्स की आवश्यकता पड़ी, तो हम लोगों ने फ़ंड्स, तो कई सारे फ़ंड्स हमारे जो इसके पहले वेलफेयर मेजर्स हम लोग करते आए थे, तो उससे हमारे पास जो कुछ फंड्स, सरप्लस फंड्स बचे थे, हमने उस फंड्स को मुख्यतः यूज़ किया, और उसके बाद जो मिनिमल फ़ीस होती है उसके द्वारा हम लोगों ने फ़ंड्स को यूज़ किया। पर मोस्टली हम लोगों ने अपने अदर वेलफेयर मेजर्स के जो सरप्लस फंड्स थे उनको यूज़ करके हम लोगों ने इस लाइब्रेरी को शुरू किया। एक लाइब्रेरी को बनाने में हमें करीब 2.5 से 3 महीना लग गया, क्योंकि हम एक चाह रहे थे कि ऐसा एटमॉस्फेयर है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही परफेक्ट हो। तो छोटे शहर में सुविधाओं का इशू होता है, अभाव होता है, जैसे कि वॉलपेपर्स भी अगर हमको लगाने हैं दीवारों पे जो बच्चों को मोटिवेट करें, या कोट्स लगाने हैं, स्टिकर्स लगाने हैं, तो वो भी जल्दी मिल नहीं पाते। तो वो भी हम लोगों ने जगह से मंगाए, कई चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर हुई, कई चीज़ें अलग से मंगाई गई, तो उसमें करीब 2.5 से 3 महीना लगा। हम लोगों ने उसका जो फ्लोरिंग चेंज करी, सब वॉल्स को उन कलर्स में रखा, ताकि क्योंकि छोटे बच्चे आते हैं उनको बहुत ही ज़रूरी है रिटेन करना कि वो भविष्य में भी लाइब्रेरी में रहें, तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया, और 2.5 से 3 महीना इस लाइब्रेरी को बनाने में लगा, और अब करीब 9 महीना हो चुका है उस लाइब्रेरी को इनॉग्रेट किए, और खुशी हुए बताते हुए कि इस समय वो काफ़ी अच्छी चल रही है। ये जो पूरा आइडिया था, ये जो एसपी आजमगढ़ है अनुराग आर्य सर, उन्होंने मुझसे शेयर किया एक बार, और उसके बाद क्योंकि मेरे पास वहाँ पे कई सारे चार्जेस थे, जिसमें से पुलिस लाइन का चार्ज भी मेरे पास ही था, तो हम लोगों ने इसकी स्थापना, ताकि कोई लैंड का इशू ना हो, तो हम लोगों ने इसकी स्थापना इसीलिए पुलिस लाइन में करी। उसके बाद अब जैसा मैंने मुझे कई बार अब लोगों ने बताया कि उस लाइब्रेरी के बाद इस समय आजमगढ़ में और भी लोगों ने प्राइवेट लाइब्रेरी भी खोलनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि लाइब्रेरीज खोलने का और रीडिंग रूम्स खोलने का जो पोटेंशियल है वो आजमगढ़ में बहुत ज़्यादा है। इस समय वह प्राइमरी रोड पे तो पुलिस और पुलिस लाइन की जिम्मेदारी है, जो सीओ होते हैं पुलिस लाइन्स के वही देखते हैं,
बट इसके अलावा भी उसको पब्लिक के लिए भी ओपन रखा जाता है और अल्टीमेट उसका एम यही है कि बच्चे वहाँ से तैयारी करके एक दिन सिविल सर्विसेज में चयन हो और अच्छे पदों पर आके बैठे। इसमें उसके बाद हम लोगों ने नेशनल बुक ट्रस्ट से भी कोऑर्डिनेट किया ताकि हमारे पास बुक्स पहले आ जाए और उसके बाद भविष्य में भी रेगुलर बुक्स आती रहें। कई सारे जो सरकारी इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे अभ्युदय एक इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की एजुकेशन देता है। तो बाद में हम लोगों ने टीचर्स के साथ भी वहाँ पे टाई अप किया, जिस तरीके से टीचर्स भी आकर बाद में वहाँ पर अपनी टाइम दे सकें और बच्चों को पढ़ा सकें। तो हमारे जो मुख्यतः चैलेंजेस रहे वो रिसोर्सेज के रहे, फंड्स के रहे और उसके बाद बुक्स के रहे और रेगुलर बच्चों के रिटेंशन के रहे और टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन करने के और उसको प्रसार करके अच्छा एनरोलमेंट कराने के रहे। अपने यूपीएससी के आंसर्स में आप ऐसे केस स्टडीज कोट कर सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जनरली लोग एक आईपीएस ऑफिसर से या एक पुलिस वाले से केवल लॉ इन्फोर्समेंट या लॉ एंड ऑर्डर या जस्टिस डिलीवरी की उम्मीद करते हैं, बट जस्टिस केवल क्राइम से या लॉ एंड ऑर्डर रखने से ही नहीं होता है, बल्कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने से और ना केवल पब्लिक को, पुलिसकर्मियों को और अन्य सभी जनता को जस्टिस केवल आप क्राइम कंट्रोल के माध्यम से नहीं और बहुत सारे माध्यम से दे सकते हैं। तो इसको आप इस तरह अपने आंसर से केस स्टडी के फॉर्म में रख सकते हैं। इसके अलावा जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे लाइब्रेरी के साथ साथ एक डिस्पेंसरी भी उसी समय इनॉग्रेट करी थी, जिसमें भी हम लोगों ने सभी सुविधाएं रखी थी। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि जितना आप मल्टी डायमेंशनली काम करेंगे और अलग अलग डायमेंशन से चीज़ों को सोचेंगे, आपका इम्पैक्ट उतना बढ़ता चला जाएगा। एक और मेरी एडवाइस है कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसका रिस्पॉन्स किस चीज़ का कितना होगा, इसलिए हर चीज़ को आप उतनी ही लगन और मेहनत से करें। जब हम लोग काम करें तो हमें नहीं पता था कि एक दिन लाइब्रेरी का इतना नाम हो जाएगा और इतना न्यूज़ में रहेगी, और हमने डिस्पेंसरी बनाई थी वो भी उतना ही बनाई थी, लेकिन वो न्यूज़ में कम आई। तो इसीलिए आप हर चीज़ में मेहनत करें और अगर आप हर चीज़ में मेहनत और लगन से काम करेंगे तो वो चीज़ जब सामने आती है तो बहुत ही अच्छे से निकल के आएगी। और अलग अलग डायमेंशन से काम करेंगे तो आपके लिए उतना ही वो आपके आंसर राइटिंग में भी और बाद में जब आप सेलेक्ट होकर ऑफिसर बनेंगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी और आपके कंडक्ट में भी वो चीज़ निकल के आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग चेंज मेकर्स। हैव अ गुड डे।